नमस्कार दोस्तों, वेलकम। स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से आरएस जंक्शन पर। दिनांक 5 मार्च 2021 के डेली करंट अफेयर्स की कक्षा में बात करेंगे आरएस परीक्षा 2021 के जो आगामी आपकी परीक्षा होगी उसके लिए तैयारी के लिए महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स पर। इसके अलावा जो आरएस 2018 के इंटरव्यू के अभ्यर्थी हैं उनको भी ये काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। तो दोस्तों बने रहे मेरे साथ में। आगे बढ़ने से पहले एक बार लाइक बटन पर क्लिक कर दें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दें। चलिए तो शुरुआत करते हैं और बात करते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न आज का, ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स 2020 हाल ही में शहरी मंत्रालय द्वारा इसे रिलीज किया गया। तो ये दर्शाता है कि कितना बेहतरीन माहौल है किसी शहर में लोगों के रहने के लिए, वही है ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स 2020। तो 10 लाख से ज़्यादा और 10 लाख से कम कैटेगरी के शहरों को यहाँ रैंकिंग दी गई और 10 लाख से ज़्यादा की आबादी में जो बेंगलुरु है उसे सबसे बेहतरीन शहर माना गया है। पहले स्थान पर यह शहर रहा है। तो चलिए इस पर डिटेल में चर्चा कर लेते हैं। तो देश में रहने के लिहाज से बेंगलुरु, पुणे और अहमदाबाद 3 सबसे बेस्ट शहर हैं। यह जानकारी ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स 2020 की फाइनल रैंकिंग्स में सामने आई है। ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स 2020 दो कैटेगरी में है, पहली 10 लाख से ज़्यादा और दूसरी 10 लाख से कम। टोटल मिलाकर के 111 शहरों को इन दोनों कैटेगरीज में रैंकिंग दी गई है। 10 लाख से ज़्यादा कैटेगरी के अगर शहरों की मैं बात करूं तो बेंगलुरु रहने के लिए सबसे बेस्ट शहर है। इसके बाद पुणे, फिर अहमदाबाद, फिर चेन्नई, सूरत, नवी मुंबई, कोयम्बटूर, वडोदरा, इंदौर और ग्रेटर मुंबई, अर्थात ये टोटल 10 शहर हैं जिनको सबसे बेहतरीन माना गया है। राजस्थान का एक भी शहर इनमें सम्मिलित नहीं है। अगर बात करूं 10 लाख से अधिक आबादी वाले भारत के राजस्थान के शहरों में, तो राजस्थान का जोधपुर जो है वो 21वें स्थान पर रहा है। तो टॉप पर रहा है राजस्थान का जोधपुर 10 लाख से ज़्यादा आबादी में। इसके बाद जयपुर 23वें और कोटा 44वें स्थान पर ऑल ओवर इंडिया की रैंकिंग में शामिल हुए हैं। तो राजस्थान से जोधपुर सबसे बेस्ट शहर है जो इस कैटेगरी में। 10 लाख से कम आबादी की बात करें तो शिमला जो है उसको ईज ऑफ लिविंग में सबसे बेस्ट माना गया है। इसके बाद भुवनेश्वर, सिलवासा, काकीनाडा, सलेम, वेल्लोर, गांधीनगर, गुरुग्राम और देवनगेरे तथा तिरुचिरापल्ली जैसे शहर सम्मिलित हैं। अगर हम राजस्थान की बात करें तो राजस्थान का अजमेर 12वें स्थान पर और उदयपुर 48वें स्थान पर इसमें रहा है। तो टॉप 50 में जो शहर हमारे सम्मिलित हुए हैं उनके जो है रैंकिंग्स यहाँ पर मैंने दर्शाए हैं आपको। चलिए, नगर पालिका सेवा एक और जो आपको निकाला गया था इंडेक्स वो है एमपीआई, म्यूनिसिपैलिटी जो इंडेक्स है उसके अंतर्गत 10 लाख से ज़्यादा जनसंख्या वाली नगर पालिकाओं में इंदौर सबसे बेहतरीन है, अर्थात वहाँ पर जो नगर पालिका की सुविधाएं हैं उनके आधार पर। इसके बाद सूरत और भोपाल का स्थान है। तो इंदौर, सूरत और भोपाल ये 3 सबसे टॉप पर हैं। रायपुर 7वें, जयपुर 19वें, ग्वालियर 34, जबलपुर 43, जोधपुर 46 और कोटा 50वें स्थान पर है। तो राजस्थान के 3 शहर जयपुर, जोधपुर और कोटा क्रमशः 19, 46 और 50 है म्यूनिसिपैलिटी इंडेक्स जो है उसमें। 10 लाख से कम आबादी वाली श्रेणी में बात करें तो नई दिल्ली नगर पालिका परिषद पहले नंबर पे है, उदयपुर 8वें पर, उज्जैन 19, सागर 40, अजमेर 41 और सतना 24वें स्थान पर इसमें रहे हैं। तो टॉप 50 में हमारे उदयपुर, अजमेर, जोधपुर, कोटा और जयपुर जैसे शहर जो हैं उनको सम्मिलित किया गया है। दोस्तों ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स क्या है ये भी मैं बता देता हूँ। ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स किसी शहर में जीवन की गुणवत्ता और शहरी विकास के लिए जो पहल की गई हैं उनका क्या प्रभाव पड़ रहा है और वहाँ पर लोगों का जीवन कितना बेहतर है, उनको उस फैसिलिटीज़ कैसे मिल रही है उसको देखता है। तो जीवन की गुणवत्ता कैसी है, वहाँ लोगों की आर्थिक क्षमता कैसी है। तो कुल मिलाकर 13 श्रेणियों में 49 इंडिकेटर्स, ठीक है, 13 कैटेगरीज एंड 49 इंडिकेटर्स को मिलाकर के इसे बनाया गया है। इसमें शहरों की इकोनॉमिक एबिलिटी, सस्टेनेबिलिटी, रेजिलियंस, जीवन की गुणवत्ता, ऐसी चीज़ों को देखा जाता है। इसके अलावा एडमिनिस्ट्रेशन कैसी सर्विसेज दे रहा है वो भी इसमें चेक की जाती है। बात करें अगर नगर पालिका कार्य प्रदर्शन सूचकांक की, तो म्यूनिसिपैलिटी परफॉर्मेंस इंडेक्स की अगर हम बात करें तो ये ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स के सहायक के रूप में। देखो यहाँ पर दोनों में एक अंतर है। ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स नापता है सूचकांक के परिणाम को, मतलब ओवरऑल फाइनली जब हमने कुछ अप्लाई किए, कुछ कार्य किए, उसके बाद रिजल्ट क्या रहा, तो रिजल्ट के आधार पर ये नापता है। जबकि नगर पालिका कार्य प्रदर्शन सूचकांक ये देखता है कि क्या काम किए जा रहे हैं, नगर पालिका क्या क्या प्रयास कर रही है, वो तो आपके नगर पालिका सूचकांक में है, और उसके परिणाम स्वरूप कौन सा राज्य जो है कैसी स्थिति में है, कौन सा शहर कैसी स्थिति में, वो आपके ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स में नापा जाता है। तो नगर पालिका इंडेक्स में जो सर्विसेज हैं,
जो वित्त की व्यवस्था है, जो पॉलिसीज़ बनाई गई हैं, प्रौद्योगिकी का प्रयोग कैसे कर रहे हैं, ये सारा स्थानीय शासन कैसे काम कर रहा है, उन सब चीज़ों को देखता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों 30वें बिहारी पुरस्कार की घोषणा कर दी गई है। राजस्थान के ही मूल निवासी जो लेखक है उनको ये दिया जाता है और 2020 के लिए वर्ष 2021 में जो पुरस्कार दिया गया है वो दिया गया है मोहन कृष्ण बोहरा को। तो मोहन कृष्ण बोहरा को उनकी कृति तस्लीमा संघर्ष और साहित्य के लिए दिया गया है। तस्लीमा नसरीन बांग्लादेश की एक निर्वासित लेखिका है, स्वीडिश नागरिकता भी इनको प्राप्त है और इन्होंने बांग्लादेश में महिलाओं की स्थिति और धर्म के खिलाफ जो लिखा है उसको लेकर के इन्हें वहाँ से निकाल दिया गया है। हालांकि ये अपने लेख और आख्यान के लिए काफ़ी चर्चित भी रही हैं, भारत में इन्होंने शरण ली है कई बार। तो तस्लीमा नसरीन जो है उनके जीवन वृत्त को उनकी पुस्तकों के माध्यम से जो है लिखने का प्रयास मोहन कृष्ण बोहरा ने किया है। पुस्तक का प्रकाशन वर्ष 2016 में किया था। तो पिछले 10 वर्ष में जो प्रकाशित पुस्तक होती है राजस्थानी किसी लेखक की जो मूल निवासी हैं उनको ये पुरस्कार दिया जाता है। ये पुरस्कार उन्हें वर्ष 2020 के लिए दिया गया है। पुरस्कार स्वरूप प्रशस्ति पत्र, प्रतीक चिन्ह और 2.5 लाख रुपए, डायलॉग नहीं है ये है 2.5 लाख रुपए, ठीक है। तो 2.5 लाख रुपए भी इसके अंतर्गत दिए गए हैं। इस पुस्तक में प्रसिद्ध लेखिका तस्लीमा की विभिन्न पुस्तकों की विषय वस्तु के बारे में बताने का प्रयास किया गया है। राजस्थान के जोधपुर में 27 जुलाई 1939 को बोहरा जी का जन्म हुआ और इसके बाद इन्होंने एसएम कॉलेज जोधपुर से हिंदी और अंग्रेजी में स्नातकोत्तर अर्थात एमए की डिग्री प्राप्त की। उसके बाद वे राजस्थान कॉलेज शिक्षा विभाग में बहुत सालों तक काम किया और संयुक्त निदेशक के पद से वो रिटायर भी हुए। अगर बात करूं मैं पिछले वर्ष के पुरस्कार की तो 29वां पुरस्कार 2019 के लिए डॉक्टर आयदान सिंह को उनकी पुस्तक आंख हियेरा हरियल सपना जो कि एक कविता संग्रह था उसके लिए दिया गया था। के बिरला फाउंडेशन के बारे में भी जान लेते हैं। के बिरला फाउंडेशन की स्थापना 1991 में हुई कृष्ण कुमार बिरला द्वारा। एक जाने माने उद्योगपति और हमारे राज्यसभा के सदस्य भी ये रहे थे। पिलानी में इनका जन्म हुआ था और वहीं से ये मूलभूत रूप से रहे। तो इन्हीं के सम्मान में के बिरला फाउंडेशन 1991 में स्थापित किया गया जो हिंदी साहित्य पर विशेष रूप से कार्य करता है और लोगों को आगे बढ़ाने के लिए प्रोत्साहन स्वरूप पुरस्कार प्रदान करता है। तो बहुत से पुरस्कार हैं जैसे कि सरस्वती सम्मान 15 लाख रुपए का है जो किसी भी भारतीय भाषा में गद्य पद्य रचना को दिया जाता है। व्यास सम्मान 4 लाख रुपए का है जो हिंदी भाषा में पूरे देश भर के लेखकों को दिया जाता है। बिहारी पुरस्कार केवल राजस्थान के लेखकों को 2.5 लाख रुपए राशि में हिंदी या राजस्थानी में लिखे गए जो रचना होती है उसके लिए दिया जाता है। शंकर पुरस्कार 1.5 लाख रुपए में भारतीय दर्शन संस्कृति या कला पर जो हिंदी रचना होती है उसके लिए दिया जाता है। वाचस्पति पुरस्कार संस्कृत की किसी भी रचना को दिया जाता है और घनश्याम दास बिरला पुरस्कार वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए दिया जाता है। तो ये सारे के सारे पुरस्कार दिए जाते हैं और इन्हीं के बारे में हमने चर्चा संक्षिप्त में की है। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों गुलदस्ता का जनवरी फरवरी 2021 का एडिशन आ गया है जिसमें मैं जो भी करंट अफेयर्स आपको 1 जनवरी से लेकर 28 फरवरी तक पढ़ाए हैं उनका संग्रह है। आज ही आप इस बुक को प्राप्त कर सकते हैं हमारी एप्लीकेशन जिसका नाम है आरएस जंक्शन। तो आज ही जाएं और वहां से अपनी तैयारी को आगे बढ़ाएं। चलिए आगे बढ़ते हैं। राजनीतिक एवं नागरिक स्वतंत्रता एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है। लोकतांत्रिक जो देश हैं उनमें आवश्यक है कि नागरिकों को पूर्ण स्वतंत्रता मिले और इसी से जुड़ी एक रिपोर्ट है फ्रीडम इन द वर्ल्ड 2021। इस रिपोर्ट में भारत को 88वीं रैंकिंग दी गई है। तो वाशिंगटन स्थित प्रतिष्ठित थिंक टैंक फ्रीडम हाउस द्वारा ये रिपोर्ट जारी की जाती है और इसमें अब की बार भारत का फ्रीडम स्कोर कम कर दिया गया है। इस रिपोर्ट में भारत को पिछले साल जो फ्री का दर्जा था उससे पार्शली फ्री का दर्जा दे दिया गया, मतलब आंशिक रूप से स्वतंत्र बताया गया है। इंटरनेट फ्रीडम स्कोर के आधार पर भी भारत को आंशिक रूप से स्वतंत्र का दर्जा दिया गया है। फ्रीडम हाउस की जारी इस रिपोर्ट में फ्रीडम इन द वर्ल्ड नाम दिया गया है और इस रिपोर्ट में दुनिया भर के देशों में जो राजनीतिक अर्थात विभिन्न प्रकार के राजनीतिक मुद्दों से जुड़ी स्वतंत्रता और नागरिक स्वतंत्रता अर्थात नागरिक अधिकारों को लेकर के क्या स्वतंत्रता है उसकी आकलन किया जाता है। इसमें 100 के मानक पर भारत का स्कोर 67 है। भारत को 211 देशों में 88वां स्थान मिला है, पिछले साल 83 था, तो 5 अंक हमारी रैंकिंग गिर गई है। रिपोर्ट में राजनीतिक अधिकारों के लिए 40 अंकों में से भारत को 34 नंबर दिए हैं जबकि नागरिक अधिकारों में 60 में से केवल 33 नंबर ही मिले हैं। पिछले साल भारत का स्कोर 70 था जो गिर करके अब 67 हो गया है और हाल ही में लॉकडाउन की वजह से जो हमारे प्रवासियों को चर्चा हुई, जो दिक्कत हुई उसको लेकर भी इसमें चर्चा की गई है। दोस्तों अगले टॉपिक पर बात करते हैं। सही कथन का चुनाव करना है आपको। पहला कथन है संयुक्त राष्ट्र की साधारण सभा ने भारत की सिफारिश पर 2023 को अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष घोषित किया है। ये बिल्कुल सही है। भारत के प्रस्ताव को 70 देशों ने समर्थन दिया है, ये भी सही है। तो आंसर हो जाएगा उपरोक्त दोनों सही। तो संयुक्त राष्ट्र की जो साधारण सभा है उसने भारत के प्रस्ताव पर
2023 को अंतर्राष्ट्रीय बाजरा ईयर अर्थात इंटरनेशनल ईयर फॉर मिलेट्स, मिलेट्स मतलब बाजरा और उसकी जैसी ही जो फसलें होती है जैसे रागी, बाजरा इस तरह की, तो उनको जो है उनके लिए ईयर घोषित किया 2023 को। मतलब स्पेशल अटेंशन दिया जाएगा इन फसलों की ओर और इनको प्रमोट किया जाएगा। भारत के प्रस्ताव को 70 देशों ने समर्थन दिया। 193 सदस्यीय आम सभा ने सर्वसम्मति से इसकी स्वीकृति दे दी है। भारत के संयुक्त राष्ट्र के स्थायी प्रतिनिधि टी.एस. तिरुमूर्ति के अनुसार दुनिया भर में बाजरा की खेती किए जाने के बाद भी पिछले कुछ वर्षों में इसकी पैदावार में कई देशों में तेजी से कमी आई है। अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष घोषित होने से बाजरा के उत्पादन के प्रति जागरूकता बढ़ने की बात कही गई है, जिससे कि खाद्य सुरक्षा, क्योंकि कई ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर गेहूं और चावल मुख्य भोजन के रूप में नहीं है और वहाँ पर बाजरे को एक चूँकि शुष्क रोधी जो शुष्कता को सहन करने योग्य फसल है, तो आने वाले समय में जैसे जैसे कमी होगी चावल और गेहूं की, तो तब ये बहुत इंपॉर्टेंट साबित होने वाला है। प्रस्ताव के पारित होने के साथ ही भारत के स्थायी मिशन ने बाजरे से बने मुरक्कू नामक एक व्यंजन को भी वितरित किया, जो कि नाश्ते में खाए जाने वाला एक भारतीय व्यंजन भी है। तो मुरक्कू दक्षिण भारतीय क्षेत्रों में बनाया जाने वाला एक जलेबी के आकार का होता है, बिल्कुल कुरकुरा सा, जो कि चावल से और उड़द की दाल से इनसे बनाया जाता है। आज का अंतिम प्रश्न देखते हैं। भारत द्वारा हाल ही में संयुक्त राज्य अमेरिका को चावल का कौन सा एक प्रकार निर्यात किया गया है? तो शुरुआत हुई है लाल चावल के निर्यात की। तो लाल चावल आयरन से भरपूर होता है और इसकी पहली खेप जो है भेजी गई है संयुक्त राज्य अमेरिका को। ये चावल ब्रह्मपुत्र घाटी में किसी भी रासायनिक उर्वरक के इस्तेमाल के बिना उगाया जाता है। ठीक है, तो इस क्षेत्र में जैविक खेती इसकी की जाती है और इसको बाओ धान भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बाओ धान। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, यहाँ से प्रश्न पूछा जाएगा। और ये असमिया भोजन का एक अभिन्न अंग भी है। लाल चावल के निर्यात में वृद्धि होने के साथ ही इससे ब्रह्मपुत्र के बाढ़ वाले मैदानी इलाकों के किसान परिवारों की आय में भी बढ़ोतरी होगी, ऐसा माना जा रहा है। तो यह है दोस्तों आज के करंट अफेयर्स जिस पर मैंने आपसे चर्चा की। आपका छोटा सा सहयोग हमारे लिए अप्रत्याशित हो सकता है, तो लाइक करें, इसे शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और आज ही हमारी करंट अफेयर परचेज करें, ताकि हमारा ये करंट अफेयर्स का जो फ्री एडिशन है आपको मिलता रहे और सस्टेनेबिलिटी के साथ में हम इस चीज़ को आगे बढ़ाते रहें। आपकी आरएस की तैयारी में हम बहुत मदद करने वाले हैं आपकी, बस आप बने रहिए इसी तरह मेरे साथ। अगर आप एसआई की तैयारी कर रहे हैं तो हिंदी का कोर्स आपके लिए अवेलेबल है हमारी ऐप पर, जिसका आप लाभ उठा सकते हैं। जैसे हम यहाँ मेहनत करते हैं वैसा ही वहाँ पर भी होती है, तो आप भी इसका फ़ायदा उठाएं। थैंक यू।